नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है मुंबई स्टूडियो से मनीष। तो बाजार में एक अच्छी मीनिंगफुल करेक्शन सी दिख रही है, लगभग आधा 1% आप दोनों इंडाइसेस को गिरे हुए दिख रहे हैं। आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में आधे से पौने % की गिरावट है और ये सडन फॉल आज के दिन जो है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर क्लियरली दिख रहा है। और इसमें बड़ी जो बड़ी मार है, जो बड़ी हैमरिंग है, वो पीएसयू स्टॉक्स पर क्लियरली दिख रही है। आप मिड कैप में देखें तो मिड कैप में क्लियरली ये पावर फाइनेंस, आरईसी जैसे बैंक से लगभग 125 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सिर्फ मिड कैप 100 में आज के दिन में दिख रही है। इनफैक्ट अपने हाई से ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खासी आपको एक वीकनेस दिख रही है, वहां एक प्रॉफिट बुकिंग अबाउट ज्यादा बड़ा दिख रहा है। 1300 पॉइंट लगभग अपने मिड कैप हाई से अब तक गवा चुका है बाजार। और इनफैक्ट बड़े जो लूजर्स हैं वो पीएसयू इंडेक्स में आपको ज्यादा देखने को मिले हैं। इंजीनियर्स इंडिया जैसे स्टॉक 8.5% की गिरावट, सेल जैसे स्टॉक्स में आप देखें 8.5% गिरावट, हुडको लगभग 8% नीचे, आरसीएफ, एसजेवीएन, तो सारे सरकारी बैंकों में जहां पर एक अच्छी खासी रैली बनी हुई थी वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट देखने को मिल रहा है। और आप 21,300 के भी नीचे इस वक्त स्लिप कर गए। ये एक्सपायरी से पहले की एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कल जिस तरह से बाजार ने एक रिबाउंड लेकर दिखाया, लग रहा था कि जितने भी डिप्स आएंगे शैलो होंगे और बहुत जल्दी हम रिकवर भी कर जाएंगे। क्या ये डिप एक प्रॉफिट बुकिंग है और बाजार में फिर से री इनिशिएट लॉन्ग्स करने का वक्त कब होगा? क्या बाजार थोड़ा समय बिता सकता है? पीएसयू स्टॉक्स क्या थोड़े और डिप पे खरीदने होंगे, एक्यूमुलेट करने होंगे? इन सब पर अगले 1 घंटा चर्चा होगी और हमारे साथ निकुंज भी होंगे और साथ ही पंकज मुरारका भी होंगे पीएसयू स्टॉक्स। बिल्कुल, और हम खास तौर पे इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि बीते 3 सालों में देखिए सरकारी कंपनियों के शेयरों में क्या रिटर्न देखने को मिला। और इस साल तो जो भी सरकारी कंपनियों का स्टॉक्स निकाल के देखिए 70 से 75% का रिटर्न मिनिमम देखने को मिला है। किसी किसी स्टॉक्स में देखिए पीएफसी, आरईसी जैसे स्टॉक्स में उसमें तो 200% का रिटर्न देखने को मिला है। क्यों रिटर्न मिल रहा है, इसके क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स की कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिटाई तो हो रही है, खासतौर पे हम सरकारी बैंकों की जैसे ऐसे भी देखना चाहिए कि महंगे स्टॉक सस्ते होंगे तो दोबारा रीएंटर मौका होंगे। है, बेसिकली यही है। ये गिरावट जो है ना केवल और केवल एक मौका है। लगातार तेजी के बाद कई लोग कह रहे थे कि यार ट्रेन जो है चल चुकी है, दादर पार कर चुकी है, हमें क्या करना है, नहीं रुकिए जरा, पार नहीं किया। ये मौका दे रहा है, इसको आप बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं ना वो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक रनिंग करेक्शन है। करेक्ट। कल रात तक सब कुछ ठीक था डाउ में, यूरोपियन मार्केट अभी ट्रेड अच्छे कर रहे हैं। आप डाउ फ्यूचर्स देखिए वो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रनिंग करेक्शन है। करेक्शन हुआ क्यों, आखिर ये आज के दिन ऐसा क्यों चुना गया? हमने आज देखा कि सुबह सब कुछ अच्छा खुला था। आज चूंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी ने ही मूड खराब करना शुरू किया और उसको कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों ने लीड किया। पीएसयू सरकारी इंडेक्स को आप देखेंगे तो 3-3.5% की गिरावट वहां देखने को मिली, उसका असर देखने को मिला है। अभी भी अगर आप तकनीकी तौर पर देखेंगे तो निफ्टी और बैंक जो है ना अपने 10 डीएमए के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है और मजबूती के साथ टिका हुआ है। 8% की तो गिरावट है। आप अगर इंडेक्स को देखें, इस गिरावट को लेकर बहुत चिंतित होने की बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल वो लोग पूछ रहे होते हैं या वो चिंतित वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म निवेशक है। अरे आपने 3 साल के लिए निवेश किया, 2 साल के लिए निवेश किया, तो इंतजार कीजिए, गिरावट अभी आ रही है। जिनको नहीं मिला वो खरीदिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे शेयर जो मैं लेना चाहता था नहीं ले पाया, उसमें गिरावट देखने को लिए। एक इंटरेस्टिंग फिगर और है प्रियंका कि इंडिया विक्स देखिए अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, अब ये 15 के आसपास आ गया। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बाजार में आपको सडन जो है ना फॉल देखने को मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे खासतौर पर, चूंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक लेवल याद रखिए, अगर उसके नीचे जाता है तो गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है, वो है 47,500। ये एक ऐसा लेवल है जो उसको थोड़ा सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। अगर ये टूटता है तो गिरावट यहां से थोड़ी और बढ़ती हुई दिख सकती है। फिर 47,300 का एक लेवल होगा जो 10 डीएमए के आसपास का, वहां हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखे आज के ट्रेड में। अब यहां से क्या करना चाहिए, रणनीति जानने के लिए अपने जानकारों के पास चलते हैं। और आज हमारे साथ जो है कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जय पटेल जुड़े हैं, अभिषेक बासु मलिक जुड़े हैं, सुदीप शाह जुड़े हैं, के कुणाल जुड़े हैं। इनसे समझते हैं कि यहाँ से अब बाजार की दिशा और दशा क्या हो सकती है। सीधे तौर पे अभिषेक बासु मलिक, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये गिरावट कोई चिंता की बात तो नहीं है? मुझे तो लगता नहीं है। मैं एक्चुअली कल या परसों आपका ईटी नाउ में इसी बात का जिक्र किया था कि लगता है मुझे कि थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी था। आज का जो ये गिरावट है ये एक्चुअली हेल्दी है, क्योंकि मार्केट एक दिशा में जाता है तो इट इज नेवर गुड, ये कभी अच्छा नहीं होता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा मतलब सुस्त हो जाते हैं, उनको लगता है कि पैसा कमाना हमारे लिए बहुत आसान है।
तो वो सिचुएशन कभी अच्छा नहीं होता है। आप देखेंगे कि आईपीओज में जितना एक्सुबरेंस है, ये चीजें एक इंडिकेशन दे रही थी कि मार्केट काफी ज्यादा मतलब हाई पे जा रहा है, और वहां से थोड़ा सा नीचे आना मेरे लिए मार्केट के लिए ओवरऑल हेल्दी है। बट ये जो डिप है, मेरे हिसाब से ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए खरीदारी करने के लिए, एक्यूमुलेशन करने के लिए क्वालिटी स्टॉक्स की। ठीक है अभिषेक, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी। टेक्निकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय पटेल और सुदीप शाह हैं। उनसे एक बार समझ लेते हैं कि बाजार का इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है। यहाँ से जो हम 21,300 के नीचे स्लिप हुए हैं तो इमीडिएटली कहाँ पर बड़ा सपोर्ट दिखता है और क्या एक रीबाउंड के भी चांसेस है। और कुणाल परार भी हमारे साथ। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्विकली सुदीप, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। आज सुदीप, इमीडिएट सपोर्ट कहाँ दिखेगा और क्या बाजार में इस वक्त एक पुल बैक की भी अटेम्प्ट देखना चाहिए, करना चाहिए? नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार। मुझे लग रहा है जो हिसाब से आज जो ये सेलिंग प्रेशर आया, और हम ये पिछले 2 दिन से मॉर्निंग में भी देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा एक नीजर सेलिंग प्रेशर आता था और सेकंड हाफ में वो डे हाई पे इंडेक्स क्लोज करता था। बट आज जब वो 21,350 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था उसके नीचे निफ्टी फिसलना शुरू हुआ है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है ये अगला अब इसके लिए सपोर्ट जोन बन के आएगा 21,180, 21,150। क्योंकि हम ये सीरीज के पुट राइटिंग में भी देखें कि 21,300 में ज्यादा पुट राइटर्स थे, और अगले वीकली एक्सपायरी जो अगला जो मेन एक्सपायरी है वहां पे भी 21,200 और 21,300 में ही सबसे ज्यादा पुट्स में कंसंट्रेशन है। तो मुझे लग रहा है 21,150, 21,180 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा, और यहीं से एक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और फिर रिवर्सल आ सकता है। और रिवर्सल के लिए भी 21,400 के ऊपर अब निफ्टी को क्लोज देना पड़ेगा, बिकॉज 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि यही एरिया से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी हमने देखा है कि एक आज जो हिसाब से इजाफा हुआ है 14.75 के आसपास, तो वो भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा अब आने वाले कुछ दिनों में सेलिंग प्रेशर रह सकता है, तो थोड़ा हमें संभल के चलना चाहिए। एंड जो ओवर एक्सपोजर या ओवर लेवरेज पोजीशनिंग थी वहां उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। तो 21,400 अब एक रिवर्सल पर्सपेक्टिव से मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन होगा। इसके ऊपर ही मैं बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली स्टॉक्स में बाइंग की पोजीशंस लूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वॉच करना चाहेंगे आप इंडेक्स को इस वक्त, उसके बाद ही यहां से कोई पोजीशन लेंगे। ठीक है, एक बार ये समझ लेते हैं। तो फिर ऐसे में जिन्हें डेली ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म की कॉल्स चाहिए, उनके लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होनी है, तो ऐसे में ट्रेड सेफ्टी ऑफ एक सेफ ट्रेड्स कहाँ दिख रहे हैं? जय, आप बताएं, आप ट्रेड्स लेंगे कौन से आज फिर? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बेसिकली आज एक शॉर्ट कॉल रहेगा, एबी कैपिटल को सेल करके जाने का सलाह रहेगी। अराउंड 153 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं एबी कैपिटल पर शॉर्टिंग साइड पर। और यहाँ पर सिंस बहुत फास्ट गिरावट आ रही है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा हम कैरी ऑन करके चल सकते हैं 162 तक। सो मुझे लग रहा है एबी कैपिटल एक काफी अच्छा है शॉर्टिंग के लिए। और दूसरा कॉन्ट्रा बाय रहेगा एचडीएफसी बैंक। काफी दिन से हम देखते हैं तो बैंक ऑफ निफ्टी में काफी मोमेंटम आ रहा है, और आज के दिन में जो गिरावट देखी उसके बाद भी एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी पोजीशन बनती हुई दिख रही है। काफी टाइम से रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन में चल रहा है डेली चार्ट पर। सो अराउंड ये लेवल से बाय करने की सलाह होगी। आज काफी अच्छा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली एक्यूमुलेट करने को एचडीएफसी बैंक में। सो मुझे लग रहा है रैली डेफिनेटली हमें आते हुए दिखेगी। 1710 यहाँ से छोटा सा एक टारगेट ये बाजार में रख के हम चल सकते हैं एचडीएफसी बैंक पर। और स्टॉप लॉस के तौर पर 1641 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा मुझे लग रहा है ये दोनों ट्रेड मिल सकते हैं। और राइट, एचडीएफसी बैंक में आपको एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन दिखता है और एबी कैपिटल को आप शॉर्ट करना चाहेंगे। आप देखें भी तो इस वक्त भी प्राइवेट स्पेस में एचडीएफसी बैंक वहां पर आपको बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। इनफैक्ट वो फ्लैटिश सा ही ट्रेड कर रहा है। जो हेवी वेट्स हैं आप वो देखें तो वो वीक नहीं हुए हैं। तो ये क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग का भी सेल है कि बाजार में अब भी स्ट्रेंथ तो है, क्योंकि हेवी वेट्स एटलीस्ट परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ से तो ऊपर के लेवल्स देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। जय पटेल, कुणाल से भी समझते हैं उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त किस तरह टिल्टेड दिख रही है। कुणाल, क्या करेंगे? लॉन्ग्स के ट्रेड लेंगे या फिर जय ने तो हेज लिया एक स्ट्रैटेजी? मेरे जो दोनों ट्रेड है दोनों अभी फिलहाल बाय को लेके ही है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मुझे मोमेंटम देखने को मिली है, सबसे पहला जो स्टॉक है सिप्ला है।
एक न्यूज आई थी एंड उसके बेस पे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर था वो न्यूट्रलाइज हुआ और इस लेवल पे हाली चार्ट पे देखने जाए तो ब्रेकआउट देखने को मिला है 1230 के लेवल का। स्टॉक अभी 1240 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो हाई बनाया है रिसेंट के वो हाई स्टॉक टच कर सकता है एंड वैसे भी फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर में आता है। बाय करके चलने की सलाह है। सिप्ला प्रेजेंट लेवल से 1190 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 1285 का पहला टारगेट जो इसका रिसेंट का हाई है और जैसे ही वो ब्रेक होता है ऊपर में 1355 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है, यानी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें सिप्ला में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो स्टॉक है ब्रिटानिया, एक अच्छी खासी मोमेंटम ब्रिटानिया में फिलहाल देखने को मिल रही है। स्टॉक देखे तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक स्टॉक ने दिया था, उसके बाद एक स्मॉलर करेक्शन, यानी कि आप कह सकते हो कि फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज स्टॉक ने हमें दिया था। नो डाउट ऊपरी लेवल से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो मिला है, लेकिन ये एक परफेक्ट लेवल है पोजीशन लॉन्ग करके चलने का। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन के बीच पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक अभी 4979 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, 4955 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 4830 4830 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 5100 का पहला टारगेट है और जैसे ही 5100 ब्रेक होता है ऊपर में 5280 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। बाजार में पिछले 2-3 दिन से आप देखें तो थोड़ी सी डिफेंसिव बेट्स बढ़ भी चुकी थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट आ सकता है। इसकी बात गुंजाइश तो थी, क्योंकि आप जितने भी हैवी वेट्स एफएमसीजी के देखें, फार्मा स्टॉक्स को देखें, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक को देखें, वहां पर मूव थी, ठीक है। और अभी भी जहां स्ट्रेंथ है उसमें एफएमसीजी स्पेस सबसे ऊपर है। अब सुदीप की भी कॉल समझ लेते हैं। सुदीप, आपके ट्रेड्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या ट्रेड यहाँ बन रहा है, कुछ बोरा लेकर आया, उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून कुश, बताएं, थोड़ा सा ट्रिकी तो होगा आज ऑप्शन का ट्रेड चूज करना। क्या आपने एफएमसीजी से लॉन्ग का ट्रेड चूज किया है या हेज्ड स्ट्रैटेजी आज? प्रियंका, सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल, यहाँ पे जो ट्रेड है ये बहुत ही अपैरेंट है, विच इज अ शॉर्ट ट्रेड ऑन द इंडेक्स। काफी समय से ओवरहीटेड था। अब हम जानते हैं कि एक शार्प डाउन मूव आया है, विच वी हैव नॉट सीन इन अ व्हाइल, बट आई थिंक ये जो मूव है ये कंटिन्यू रह सकता है। और जो ऑप्शंस डेटा है फिलहाल निफ्टी का, वो भी सजेस्ट कर रहा है कि अपसाइड यहाँ से थोड़ी सी रिसेंट और एटलीस्ट रिसेंट फ्यूचर लिमिटेड हो सकती है। तो यहाँ पे 21,300 का जो पुट ऑप्शन है ये बाय करने की सलाह रहेगी। इनिशियली टारगेट थे 110 और 150 के, और स्टॉप लॉस जो था वो 20 रुपए का था, बट ऑलरेडी ये करीब 110 के आसपास आ चुका है। अभी भी मेरे हिसाब से यहाँ पे रूम है, तो इसको आप अब 150 और 180 के दो टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस उसको मूव करके 60 रुपीज कर दें। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये अभी भी 1 का रहेगा। यहाँ पे 4,000 रुपीज का लॉस पोटेंशियल एंड 4,000 रुपीज का प्रॉफिट पोटेंशियल एंड 2,000 रुपीज का लॉस पोटेंशियल है। तो 21,300 का कल की ही एक्सपायरी का जो पुट ऑप्शन है ये बाय करने की सलाह रहेगी। निफ्टी 21,300 के पुट अब खरीदनी है, कल के एक्सपायरी का ये ध्यान रखिएगा। 110 रुपये के आसपास खरीदिए, और जो इसमें आप लक्ष्य होगा 150 और 180 रुपये का होगा। स्टॉप लॉस 60 रुपये का लगाना होगा। कोई भी आप ऑप्शन का ट्रेड करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए। शुक्रिया कुछ। और बाजार देखिए प्रियंका, गिरावट और तेज होती हुई दिख रही है। इस लेवल की मैं बात कर रहा था ना, 47,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, बैंक निफ्टी जाता है, तो गिरावट तेज होगी। अभी 47,475 का लो बनाया, वहाँ से एक टिक में उसके बाद अब 47,500 के नीचे आ रहा है। अगर थोड़ी देर तक 47,500 के नीचे ये ट्रेड करता है तो गिरावट और बढ़ती हुई दिख सकती है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी देखिए वो भी कहीं ना कहीं दिन के निचले स्तर के आसपास आ रहा है। निफ्टी को नीचे खींच कौन सा रहा है? एक शेयर दिखाइए रिलायंस, उसमें गिरावट अब तेज़ी से बढ़ती जा रही है और वो दिन के निचले स्तर के आसपास आया है। उसकी गिरावट कहीं ना अब निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल रहा है। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में अगर एचडीएफसी बैंक को छोड़ दे, जो संभालने की कोशिश कर रहा है, आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए दिन के निचले स्तर के पास, इंडसइंड बैंक देखिए उसमें काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है, कोटक बैंक देखिए वहाँ गिरावट देखने को मिली है, एसबीआई देखिए वहाँ दिन के निचले स्तर के आसपास है। इसके उलट एक एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिखाई, वही है जो संभालने की कोशिश कर रहा है। हल्की सी रिकवरी हमने देखी है, 1661 से 1665 के आसपास पहुंचा। उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अगर वो गिरता है तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी का मूड खराब हो सकता है।
अब कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें हम देख रहे हैं गिरावट और तेज बढ़ी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एफएनओ के स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पे करीब 10% गिरावट देखने को मिल रही है। IRCTC, ये वो ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं जिसमें हमने पिछले दिनों एक बड़ी रैली देखी थी। IRCTC देखिए वो भी दिन के निचले स्तर के आसपास। सेल देखिए वहाँ भी गिरावट तेज बढ़ती हुई दिख रही है, वो भी दिन के निचले स्तर के आसपास। और BHL देखिए वहाँ भी गिरावट देखने को मिली। इन तमाम स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ में कह सकते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब तेजी के जो सौदे थे वो कट रहे हैं, और कुछ ऐसे शेयर है जिसमें कि फ्रेश शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे समझता हूँ कि जय मैंने आपको 4 स्टॉक्स बताए हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, IRCTC, सेल, BHL, इसमें से कोई शेयर है जिसमें आपको लगता है यहाँ से बिकवाली करनी चाहिए? यस, तो इसमें से मुझे लगता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर डेफिनेटली बिकवाली का चांस अभी भी है। 200 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को बेच सकते हैं। यहाँ से एक जो सपोर्ट एरिया था अराउंड 200 के वहां पर, तो वहां पर आते हुए मुझे ये स्टॉक दिख रहा है। सेल में काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बट आई वुड सजेस्ट के फिलहाल ट्रेडर्स के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिख रही है। बट अराउंड जब 101 के अराउंड पाव है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मुझे आते हुए दिख रही है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी। फिलहाल सेल को 4 रुपए के लिए शॉर्ट करके चल सकते हैं। सेल को आप शॉर्ट करने की यहाँ सलाह दे रहे हैं, ठीक है। सुदीप के ट्रेड्स रहते हैं, उनसे समझ लें। तो सुदीप, आपके ट्रेड्स क्या होंगे आज के? मेरा पहला ट्रेड होगा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू में हमने देखा कि ये जो मार्केट में हम गिरावट देख रहे हैं उसके बावजूद एयू बैंक अभी भी 3-3.5% तक स्ट्रांग है। और जो एक यदि हम थोड़ा मीडियम टर्म चार्ट भी देखें जुलाई से लेके, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से स्टॉक ने दिसंबर फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट दिया था और बार बार लोअर लॉस लगा रहे थे, बट वो जो ट्रेंड लाइन है वहीं से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता था। और पिछले सेशन में भी स्टॉक ने 730 के आसपास वहां से ही सपोर्ट लेके आज रिबाउंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रह सकता है, क्योंकि इतने बड़ी जो मार्केट में जो फॉल हम देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बावजूद यहाँ पे कट नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जरूर कुछ लॉन्ग साइड पे पोजिशनिंग हो रही है और स्टॉक भी वही दर्शा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 741 के स्टॉप लॉस से 785 के टारगेट्स के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस मेरी पहली राय रहेगी। और दूसरा स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। ये एक लार्ज कैप, मतलब मैं स्पेसिफिकली सीमेंट में लार्ज कैप्स ज्यादा बुलिश थे और ये 3 दिन से एक कंसोलिडेट भी कर रहा है, बट ओवरऑल इसका ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 9900 9940 के बीच में जब ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, और ये एक बाइंग जोन रहेगा 9830 के स्टॉप लॉस से 10,200 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट में बाइंग की जा सकती है। तो आप दोनों बाय कॉल दे रहे हैं और बैंक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी आपने बाय दिया है यहाँ पर, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस हाजिर होंगे, कुछ और भी ट्रेड्स डिस्कस करेंगे और खास PSU स्टॉक्स पर चर्चा भी होगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। हम देखते हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आप सरकारी कंपनियों को देखिए। इस साल हमने देखा तमाम सरकारी कंपनियों के शेयरों में एक शानदार तेजी देखने को मिली थी, चाहे REC हो, PFC हो, इन सब स्टॉक्स में आप देखिए 200 से लेकर 250% तक का रिटर्न देखने को मिला है। आखिर ये रिटर्न आया क्यों? आखिर ये सब बदलाव कैसे हुआ और आगे कितनी संभावना है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एक खास मेहमान जुड़े हैं जो कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सबसे काम की बात बताते हैं। हमारे साथ है ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया। मेहमान बना दिया। हाँ? क्या बात है, जो आदमी मेहमान बना दिया है भगवान। बेसिकली सर जब भी आते हैं ना नहीं भगवान मतलब आपके साथ चूंकि पहली बार बैठ रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा आने की जरूरत है। ऐसा नहीं है जी, और पहली बार आपके साथ बैठ रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कई बार नर्वस हो जाते हैं, तो वो भी उसका भी असर हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि सरकारी कंपनियों को लेकर अगर सबसे ज्यादा बीते 8 महीने में किसी ने सबसे ज्यादा कहा है, जोर से रिकमेंड किया, वो आप थे। ऐसा क्या था इसको मैं समझूंगा। उससे पहले एक इंटरव्यू सुनाता हूँ जो आपने वित्त मंत्री साहिबा के साथ किया था। पहले उस इंटरव्यू को सुनते हैं, उसके एक चंक को, जिससे ये समझ में आएगा कि 2 साल पहले क्या थी और 2 साल में चीजें कैसे बदली। इंटरव्यू दिखाइए। Madam Minister, some public undertakings like Coal India, BHEL, BEL, State Bank of India, these are jewels. But from a market standpoint, investors do not give them the true value. Are you looking at working closely towards changing the perception of some of the PSUs? Because more than business, more than talent, there is a perception problem there. Of course, but there should be such professional who will help the ministries to understand how to realize those values.
It's not the finance ministry's function. It's got to be done by the respective ministries with professionals sitting and advising. 2 साल पहले सीधे तौर पे मंत्री से निकुंज ने सवाल पूछा था, निकुंज सर ने, और उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ, कहीं ना कहीं टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। पहला तो यही मैं जानना चाहूँगा कि टर्न अराउंड स्टोरी जो आपने सवाल पूछा वो कैसे दिख रहा था आपको कि अगले 1-8 साल में ये टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी और क्यों हुई है? देखिए, मार्केट के अंदर हम एक मार्केट कैप देखते हैं सेक्टर्स की। तो पीएसयू की जो मार्केट कैप थी 2008-9 के अंदर वो 25% ऑफ द मार्केट थी। 25% ऑफ द टोटल मार्केट की जो मार्केट कैप थी पीएसयू की थी। उस समय सारे पीएसयू स्टॉक्स, क्योंकि 2008 के बाद 2003 से 2008 के बाद जो बुल रन था वो कमोडिटी ड्रिवन बुल रन था। और पीएसयूज किस में है ज़्यादा? मेटल्स, बैंक्स, डिफेंस तो छोटे थे, रेलवेज डिड नॉट सी अ बर्थ। उनके बावजूद भी पीएसयू की जो मार्केट कैप थी वह हो चुकी थी 25%। इस गिरावट के अंदर पिछले 10 साल से कई कारण थे जिससे पीएसयूज को मार पड़ी। बैंक्स ने लोन दिए, पैसा वापस नहीं मिला, कमोडिटी के अंदर डाउन साइकिल आ गई, मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे थे, सरकार ने नए पीएसयूज क्रिएट नहीं करे, पीएसयूज को मार पे पार पड़ती रही। 2020 के अंदर पीएसयू एज द टोटल मार्केट कैप जो थी वो 5% से भी कम हो गई, 25 से 5 ऑफ द मार्केट कैप। वो मार्केट एक्सपैंड हुआ, बिल्कुल, उसके बाद मार्केट कैप कम हो गई, तो पीएसयू बैंक की हिस्सेदारी कम हो गई। कई कारण थे, हम कई कारणों की बात कर भी सकते हैं, मगर आज जो मार्केट कैप है उसकी वो करीब 13% है। तो अभी भी 25 और 13 12% अभी भी ऊपर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स का जो अच्छा काम था खत्म नहीं हुआ है। उसके बावजूद पीएसयू बैंक्स में हमने देखा सरकार ने एक वैल्यू क्रिएशन की नीति अपनाई। पहले एक ज़माना आता था कि सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करना है जी, साल के एंड से पहले सरकारी कंपनी आएंगी, 1%, 2%, 3%, जैसे कहते हैं बंदर बाट, एक प्रकार की बंदर बाट चालू जाती थी, एक तरह की छड़ी लग जाती थी ओएफएस की। सरकार वैल्यू के बारे में नहीं सोचती थी, वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के बारे में सोचती थी। बैंक्स को खास करके मार पड़ी, बैड लेंडिंग। इन पीएसयू बैंक्स को 2018 में सरकार ने रिकैपिटलाइज करा, 80,000 करोड़ रुपया डाला, सब बुक पर आया था, ये हाल था। थोड़े दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया ने QIP रेज करा जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आपको बता रही है। तो परिवर्तन हुआ, माइंडसेट हुआ, पीएसयू बैंक्स में कंसोलिडेशन हुआ, बहुत बड़ी बात है। कितने सारे बैंक होते थे, छोटे छोटे बैंक्स कम हो गए। फिर सरकार ने इनके अंदर बोला जी हम इनके अंदर, क्योंकि इनके पास लैंड थी, क्योंकि इनके पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का एडवांटेज, जब सरकारी कंपनी आपको बैंक पैसा दे देगा, बैंक में पैसा आपको डूबेगा नहीं, तो एडवांटेज था वो, वहाँ पर एफिशिएंसीज आने लगी। जिसको जिसकी समझ है वो चालू करो। पहले 3 साल पहले क्या होता था जी, किसी मेटल कंपनी को चला रहे थे वो इंजीनियरिंग कंपनी के साथ, कोई इंजीनियरिंग कंपनी वाले बैंक में जा रहे थे। बैंक्स के अंदर हर 3 साल के अंदर आपके चेयरमैन बदलते थे, जो पुराने लोन दिए, जब तक नया चेयरमैन आता है पुराने लोन, नए बैड लोन हो गए, तो एक चक्र खराब हो चुका था। वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए। तो कुछ ऐसे चेंजेस हुए जो बुनियादी थे, बैंक से स्टॉक सस्ते हो चुके थे, और कुछ और चीज़ें हुई सरकार की जिनमें इनको एडवांटेज मिला। रेलवेज का केपेक्स, डिफेंस का केपेक्स, आत्मनिर्भरता पे फोकस, आपने इन कंपनियों को कंपनियों के जैसे चलाया। दे गॉट द बेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ कंपेरेबल टू प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर इनको छूट दी डिसीजन मेकिंग के लेकर के। और वही चीज़ें जो होती हैं वह एंटरप्राइज वैल्यू क्रिएट करती हैं, और वही हुआ। सस्ते थे, अच्छा काम हो रहा है, सरकार की नीतियाँ, समय का चक्र, और शायद इकोनॉमी का जो रुख है, इन सब फैक्टर्स की वजह से पीएसयूज वापस आए। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस बने क्विकली, क्योंकि पंकज मुरारका भी हमारे साथ जुड़ गया निकुंज, हम अब इस वक्त किस फेज में हैं? आपने हालांकि बताया कि अभी भी हमारे पास 13% का अपसाइड दिख रहा है पीएसयू बैंक्स में, बट आर वी इन द मिड ऑफ द रैली पीएसयू बैंक्स के लिए, या सिर्फ ये शुरुआत ही हुई है? नहीं, देखिए, मेरी जो समझ है, डिफेंस, रेलवेज, जो पीएसयूज हैं, इनके अंदर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा पैसा यहाँ से नहीं बनेगा, मल्टी बैकर नहीं बढ़ेंगे, एट बेस्ट अर्निंग्स पे कंपाउंड करेंगे। बैंक्स के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि सस्ते हैं, बिकॉज अर्निंग साइकिल बैंक्स की अच्छी है। एक ज़माना होता था जहाँ पर आप पीएसयू बैंक्स को धुतकारते थे, बोल बैलेंस शीट खराब है। अब वही, क्योंकि बैलेंस शीट खराब थी, एनपीए कंसर्न्स दिख रही थी, तो आप एचडीएफसी बैंक को, कोटक को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे थे। अब राम और श्याम बराबर हो गए, सबकी बैलेंस शीट अभी अच्छी है, तो उनका प्रीमियम कम है, इनका प्रीमियम नॉर्मल हो रहा है। एक बड़ी चीज़ हुई है। तो पीएसयू बैंक्स में अभी भी दम है। मेटल सिक्लिकल है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे है। अभी हम देख रहे हैं चाइना ठीक ठाक डेटा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू मेटल स्टॉक्स जो हैं, इनके अंदर थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। फिर हम आते हैं जो नए नीश पीएसयूज हैं,
अब इरडा, पीएफसी, आरईसी, इरडा तो मुझे महंगा लगता है, आज भी शायद नीचे ही था जब मैं सुबह देख रहा था। मुझे याद है कि आज सबसे ज्यादा गिरावट हैमरिंग जो पिछले हुई हफ्ते है वो आपसे बात हो रही थी PSUs में इस मुद्दे पे, पिछले हफ्ते बात हो रही थी, आपने कहा इरडा मुझे यहाँ से महंगा लग रहा है। लॉटरी था, तब से लॉटरी था, 10% एक दिन 10%, आज भी करीब 7-8% नीचे है। 6% तो लॉटरी लगी। तो कुल मिलाकर के पीएसयूज एक प्रकार का, एक हम कहते हैं ना कि अंग्रेजी में दे हैड बिकम द अगली डकलिंग्स ऑफ द मार्केट, नाउ दे आर द स्वॉन्स ऑफ द मार्केट। आप किसी भी कंपनी के आगे या पीछे पीएसयू लगाए ना, तो आपको मैं बिना आंख बंद करके बता सकता हूँ इस साल ऊपर गया। तो यही समय का चक्र होता है, यही मार्केट होता है। एक जो आपने कहा, अपना जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि सरकार ने कंपनियों को कंपनियों की तरह चलाया। जी, हमेशा हम देखते थे कि जो सरकारी कंपनियों को सरकार अपने हिसाब से चलाती थी, मनमर्जी चलती थी। एक जो खासतौर पे ओएमसी में हमने देखा कि एक बड़ी रैली देखने को मिली ओएमसी स्टॉक में, जो सामान्य तौर पे नहीं होती इस तरह के। इस पूरे बैंकिंग के आपने बात की, ओएमसी सेक्टर में किस तरीके से बदलाव हुआ, सरकार के फैसले और उनका क्या असर देखने को मिला? वहाँ अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ मनीष, मैं आपको इसलिए बताता हूँ बिकॉज अगर हम सी द टेस्ट ऑफ अ कंपनी एंड अ मैनेजमेंट इज ऑलवेज टेस्टेड इन टफ टाइम्स। देखिए अच्छे समय में तो सब अच्छा चलता है, बिल्कुल। जब समय कठिन होता है, जब किसने क्या करा, जब समय कठिन होता है किसने क्या करा और स्ट्रेस कैसे झेला, वही होता है, क्या पॉलिसी होती है। तो यूक्रेन के बाद जो वॉर हुई थी, क्रूड ऊपर गए, तो तेल के दाम ऊपर गए, तो इनके जो गेन्स थे आपने उसको बोला जी ये तो विंडफॉल गेन्स है, आपने विंडफॉल गेन्स उनकी रिफाइनिंग से हटा दिए, एक्सपोर्ट से हटा दिए, तो जो कमाने का मौका था आपने काम कर दिया बैलेंस शीट की। दूसरी अगर आप देखें कि इनके अंदर जो प्राइसेस आपने बढ़ाने नहीं दिए, तो उसकी वजह से मार्केट अभी भी कंफ्यूज्ड है। हालांकि इस बार इलेक्शन जब हुए थे उसके पहले भी प्राइसेस नहीं बढ़े थे, तो इलेक्शन के बाद लगता है सरकार इस क्षेत्र को लेकर भी कि कुछ क्षेत्र को लेकर के भी शायद बुनियादी चेंजेस ना करें। मगर पीएसयू, ओएमसीज आर वन सेंसिटिव ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहां पर कोई बहुत आप क्लैरिटी से नहीं बोल सकते। बाकी सब सेक्टर्स में रिफॉर्म है, फर्टिलाइजर में रिफॉर्म है, मेटल में रिफॉर्म है, बैंक्स में रिफॉर्म है। ओएमसीज में मेरे को लगता है कि बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज क्रूड $100 हो गया और इमेजिन करिए मार्च अप्रैल का महीना है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा, आर दे ऑन अ वे टू स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, ये भी एक ट्रिगर है इनमें? नहीं देखिए रिन्यूएबल तो आएगा तो जब आएगा, मगर आज तो मेरे पास डीजल की गाड़ी है, आज तो मेरे पास ट्रक डीजल का, तो आज जब आएगा तो हिंदुस्तान के अंदर जो ईवी का मार्केट शेयर है इट इज़ नॉट इवन 2%। तो 98 तो अभी भी फॉसिल फ्यूल ही है, तो हम 98 के बारे में पहले सोचेंगे, 2 के बारे में बाद में सोचेंगे। हमारे साथ खास मेहमान पंकज मुआज जुड़ चुके हैं। पंकज सर नमस्कार, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि कहा जाता था सरकारी कंपनियों के लिए कि वो उनको कोई नहीं पूछता था, वो चलते ही नहीं थे, 16 साल 17 साल 18 साल तक देखिए उठा के तमाम ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स को, वो चले ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला और इन तमाम स्टॉक्स में एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है? अब जैसा कि निकुंज ने बताया, ये पिछले 2 या 3 साल में हमने एक देखा कि इन कंपनियों के जो नतीजे हैं या प्रॉफिट्स हैं वो काफी बढ़ गए हैं। अगर आप देखें, बैंक्स देखें तो जो कोविड के पहले उनमें बड़े बड़े प्रोविजनिंग चल रहे थे, अब आप देखें पिछले 3 सालों में बैंक्स के प्रॉफिट्स 3 गुना 5 गुना हो गए हैं। लाइकवाइज बहुत सारी जो सिक्लिकल कंपनी मेटल्स में जो है, जैसे स्टील अथॉरिटी है, एनएमडीसी है, जीएमडीसी है, इनके भी प्रॉफिट्स में काफी उछाल आई है। और तो एक तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी सुधरा है, फंडामेंटल परफॉर्मेंस सुधरा है। सेकेंडली ये कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी चीप थे, ये सब कंपनियां 2, 3, 4, 5 के पीई पे ट्रेड कर रही है, बिकॉज एक इन्वेस्टर्स का इनके प्रति जो रुझान या नजरिया है वो काफी नेगेटिव था गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन की वजह से, जो निकुंज भी इलैबोरेट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक डे टू डे पॉलिसी मेकिंग में कंपनियों को ज्यादा इंडिपेंडेंस दी और एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की है, और उसके चलते इन्वेस्टर्स का एक परसेप्शन भी चेंज हुआ इन कंपनियों के प्रति। और इनमें काफी अंडर ओनरशिप भी थी इस साल के शुरू में, अगर आप देखें तो, जो कि मुझे लगता है आज भी है, काफी ओनरशिप बढ़ी है, पर आज भी पीएसयूज काफी अंडर ओन है। तो अगर इसी तरह इनका परफॉर्मेंस ठीक रहा, जो कि रहना चाहिए बिकॉज इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज इकोनॉमी लिंक्ड है, तो मुझे लगता है इनमें आगे जाके भी अपसाइड रहेगी। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून पंकज। तो एब्सोल्युटली, तो ये जो पीएसयू स्पेस में अभी भी हमें किन सेक्टर्स पर 2024 के लिए भी कौन सी बास्केट पर व्यू बनाकर रखना चाहिए, पोर्टफोलियो पे बिल्कुल टाइट बैठना चाहिए पूरा पीएसयू बास्केट, या फिर इसमें भी एनर्जी बास्केट, बैंक्स, कौन आपको ज्यादा पसंद आ रहे हैं? एक मार्केट का ट्रेंड होता है, जब कोई सेगमेंट या सेक्टर चलता है तो उसमें सभी स्टॉक्स चलते हैं, बट इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बैंक्स में एक मुझे लगता है अभी भी काफी अपसाइड्स है, बिकॉज उनकी प्रॉफिट स्ट्रांग है, इकोनॉमी अंडरलाइन स्ट्रांग है, एनपीए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और वैल्यूएशंस अभी भी काफी चीप है।
अगर आप देखें स्टेट बैंक जो लीडिंग बैंक है तो वो आज भी मतलब 8-9 के पी पे ट्रेड कर रही है, और उसी तरह से बाकी बैंक्स भी देखें तो सब मतलब काफी ओवरऑल जो मार्केट के वैल्यूएशन उसे काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे पावर सेक्टर से रिलेटेड जो पीएसयूज है उनमें भी काफी पोटेंशियल दिखता है, जैसे कि एनटीपीसी है, बिकॉज एक दौरान था कोविड के पहले जब इंडिया में सरप्लस पावर था, पर अब हम एक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे पावर कैपेसिटी फुली यूटिलाइज्ड है, और इनफैक्ट पीक आवर्स में कुछ पावर की शॉर्टेज भी है। तो इसके चलते मुझे लगता है पावर सेक्टर से जुड़ी हुई जो पीएसयूज हैं वो आने वाले 5-7 साल काफी अच्छा करेंगी। और मुझे लगता है एक सबसे बड़ा ट्रिगर ये रहेगा कि मार्केट एक्सपेक्टेशन है जो कि गवर्नमेंट ने बार बार कहा है और थोड़े कुछ कदम उठाए उस दिशा में, एक बड़ा कि कुछ एक पीएसयूज के एग्रेसिव डाइवेस्टमेंट्स होने चाहिए पोस्ट इलेक्शन। सो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे ही इन कंपनियों का डाइवेस्टमेंट होगा ये साल के सेकंड हाफ में पोस्ट इलेक्शंस, तो उसमें एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। इनका जो गवर्नमेंट जब इनको स्टेक बेचेगी तो इसमें रीजनेबली कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, और ये कंपनियां जो मार्केट प्राइस है उसे काफी ऊंचे दाम पे बिकेंगी। तो उसको चलते मार्केट की एक्सपेक्टेशन की इन सब में इनहेरेंट वैल्यू काफी है, और डाइवेस्टमेंट के थ्रू वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो पंकज क्या करना चाहिए, बिकॉज पीएसयू स्टॉक्स एक प्रकार के इस समय फैशनेबल स्टॉक्स हैं। कोई रेलवेज ले रहा है, कोई डिफेंस ले रहा है, कोई पावर ले रहा है। मैं कई लोगों को जानता हूँ वो तीनों ले रहे हैं, और जिन्होंने तीनों नहीं लिए वो बैंक्स ले रहे हैं। क्या करना चाहिए? मुझे लगता है निकुंज मतलब हमें थोड़ा सा पीएसयू की जो डीरेटिंग हुई थी दैट इज बिहाइंड। ये जो पीएसयू में बदलाव आया है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, मुझे लगता है ये स्ट्रक्चरल चेंज। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन के व्यू से 1 साल 2 साल 3 साल के व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे बैंक्स में अभी भी काफी वैल्यू दिखती है, बिकॉज जैसे कि हम बात कर रहे थे, इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 25% मार्केट शेयर है बैंकिंग सेक्टर में। सारे 1.4 बिलियन 140 करोड़ इंडियंस उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज है और काफी अच्छा बिजनेस है, और वो 7-8 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि लाइक मार्केट जो हमारे इंडेक्स वैल्यूएशन है उससे 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, 50 to 60%। वो ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है बैंक्स एक ऐसा सेगमेंट है पीएसयूज में जहां भी अभी भी री-रेटिंग बाकी है। लाइकवाइज पावर सेक्टर में जो पीएसयूज हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे एनएचपीसी है, इन सब में भी मुझे काफी हेल्दी ग्रोथ दिखती है, और इनके वैल्यूएशंस में भी अपसाइड दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स एक फंडामेंटली कंपनियों को समझें और फिर इसमें थोड़ा सा एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू लें। और आई फर्मली बिलीव कि पोस्ट इलेक्शंस वी विल सी एग्रेसिव डाइवेस्टमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पीएसयूज में, और उससे काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगी पीएसयूज। ने कई ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें पीएसयू में जिस पे आपको नज़र बना के चल सकते हैं। निकुंज सर, मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप अच्छा लग रहा है पीएसयू स्टॉक्स में, यहाँ भी अपसाइड है। अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो, बाजार पे मैं एक सवाल लूँगा, बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, तो कितना अपना हिस्सा रखना चाहिए पोर्टफोलियो को सरकारी कंपनियों में? मनीष देखिए, पोर्टफोलियो बनाना जो हम एक स्टैंडर्ड एडवाइस कभी नहीं दे सकते हैं। आप इसलिए स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं दे सकते, आपका रिस्क क्या है, आपका टाइम फ्रेम कितना है, आप कितना समय तक उस पोर्टफोलियो को पकड़ के रख सकते हैं। देखिए, आप बोलते हैं जी मेरे को डाउनसाइड प्रोटेक्शन, मुझे 15% से ज़्यादा कि मैं गिरावट सहन नहीं कर सकता, तो शेयर बाज़ार में ना आए। आप बोलते हैं जी मेरा 6 महीने का टाइम फ्रेम है, तो शेयर बाज़ार में नहीं आना चाहिए। तो अगर आप 15 से 20% की डाउनसाइड या वॉलेटिलिटी टेम्पररी सहन कर सकते हैं, और अगर आपका 3 साल से ऊपर का व्यू है, तो डिविडेंड इंक्लूडेड, डिविडेंड भी मिलता है, सब पीएसयू बैंक से सरकार को डिविडेंड मिलता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट पावर यूटिलिटीज, पावर ग्रिड, अ बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मे बी अ BOI जो जिसने भी कैपिटल रेज करी है, यह निफ्टी को करीब 40 से 50% से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, डिविडेंड इंक्लूडेड। आपको साल का इनमें 3 से 3.5% डिविडेंड मिल जाता है, और अर्निंग्स ग्रोथ है, और वैल्यूएशंस इतने सस्ते हैं अभी कि यहाँ पर मुझे लगता है कि 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ, 2 से 3% डिविडेंड यील्ड, और 10 से 15% डिविडेंड यील्ड, इन 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन अगर हम लगाएं तो 40 से 50% का गेन कुछ बड़े पीएसयू स्टॉक्स में, एनटीपीसी, एसबीआई, पावर ग्रिड, उनके अंदर मुझे लगता है मिल सकता है। ये सब्जेक्ट टू और कई फैक्टर्स हैं, मगर ऑन अ स्केल ऑफ 1:10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आई थिंक इज 5+। पंकज, 5+, लेस देन 5, द 3 स्टेयरों की हमने जो बात कर रहे थे, एसबीआई, एनटीपीसी या फिर पावर ग्रिड, डिविडेंड इंक्लूडेड, क्योंकि अंदर 15 से 20% की ग्रोथ है, क्योंकि इनके अंदर 2 से 3% डिविडेंड है, और क्योंकि 10 से 15% री रेटिंग और हो सकती है, महंगे नहीं है, क्या ये स्टॉक्स 3 साल में 50% रिटर्न दे सकते हैं?
निश्चित तौर पर दे सकते हैं। आई वुड मैं कहूंगा ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मतलब मुझे लगता है रिटर्न्स पोटेंशियल इससे ज्यादा हो सकते हैं निकुंज, पर निश्चित तौर पे एस्टिमेट जब हम करते हैं तो थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म अच्छी बात होती है, पर इस तरह के रिटर्न निश्चित तौर पर बनाए जा सकते हैं। एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स पे आप नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार जो है दिन के निचले स्तर पे, निफ्टी में देखिए करीब 250 अंक की गिरावट, करीब 300 अंक की गिरावट है, बैंक निफ्टी कॉमर्स गिरावट, बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है। क्या कोई चिंता की बात या सिर्फ एक रनिंग करेक्शन है, घबराने की कोई? देखिए, करेक्शन नहीं आता तो चिंता की बात होती, करेक्शन नहीं आता तो चिंता की बात होती थी। बिकॉज सोमवार आप देखिए मार्केट हर चीज़ के एक्सट्रीम में आ चुका है, एक्सट्रीम मोमेंटम, एक्सट्रीम फ्लोज, एक्सट्रीम ओवरबॉट, तीनों एक्सट्रीम हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मार्केट हमेशा एक बैलेंस रहता है, पर अगर बहुत ज़्यादा ओवरशूट करता है तो मार्केट जब तक नहीं करेक्ट करेगा फिर बबल बन जाता। अगर यहाँ से निफ्टी दिसंबर एंड से जनवरी तक 24-25 हज़ार हो जाएगा तो बबल हो जाएगा मनीष। तो करेक्शन इज़ अ हेल्दी करेक्शन। करेक्शन क्या होता है, आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं और आपको 50 माले जाना है, तो आप अगर एक साथ तो नहीं चढ़ सकते ना, आपको 10 माले पे रुकना पड़ेगा, फिर 20 माले तक थकना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा। आप एकदम अगर जाएंगे ऊपर तो आपको लिफ्ट के सहारे ही जाना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, जिसके अंदर और प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो करेक्शन नहीं आता तो मैं उसको कहता वो अनहेल्दी है, ये हेल्दी करेक्शन है। और करेक्शन क्या हुआ है मनीष, करेक्शन होता है जब आप देखते हैं मार्केट के अंदर की बहुत बड़ा शेकआउट होता है। आज भी अक्टूबर एंड से आप देखें तो मेरे हिसाब से निफ्टी अक्टूबर एंड से डायरेक्टर साहब फायर करें, अभी भी डबल डिजिट ऊपर है, स्मॉल कैप डबल डिजिट ऊपर है। तो मार्केट के अंदर देखिए ट्रेंड डायरेक्शन मजबूत है। अगर डिक्लाइन आएगी उसमें खरीदारी आएगी, मगर जो छोटे करेक्शंस आते हैं मुझे लगता है वह हेल्दी करेक्शंस हैं। मुझे नहीं लगता बड़े करेक्शंस इस माहौल में आने वाले हैं, बिकॉज मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि इस समय को हिंदी कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। हिंदुस्तान दुनिया का अनार इस समय हो चुका है। तो निकुंज ये बात तो ठीक है ना, आपने ठीक कहा, लगभग 20-22% ऑफ लोज हैं मिड कैप स्मॉल कैप अपने अक्टूबर लो से। तो यहाँ से नहीं, ऑफ लोज नहीं, नीचे से ऊपर है। तो यहाँ से जो करेक्शंस आएंगे वो शैलो होंगे, उनसे डरना नहीं चाहिए। एक अनार 100 बीमार। सीधे तौर पे इशारे में आपने कह दिया, मौके हैं, गाड़ी छूती है तो एक मौका के तौर पे इसको देखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। आपने इशारों में कई सारे स्टॉक्स बता दिए, कुछ स्टॉक तो आपने साफ साफ बता दिए कि क्या नज़र बना के चलनी चाहिए। शुक्रिया निकुंज सर, थैंक यू जी, विस्तार से बात करने के लिए, और ऐसे मौके पे जब हर कोई निवेश करना चाह रहा है उनके लिए कई सारे स्टॉक्स बताए। एक बात याद रखिए, द बुल मार्केट इज नॉट ओवर, डायरेक्शन ऊपर है, फेथ रखिए। मुझे याद है कि दिवाली के समय आपने कहा था कि एक सेंटा रैली आएगी, और उसके बाद से हमने बाजार मुझे मनीष क्या लगता है मैं आपको बताऊं, हम एकदम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है और मंडे छुट्टी है, बिल्कुल। और हम जो मार्केट में इस समय दम मार्केट में जो है सबसे बड़ी, मैं जिससे भी बात करता हूँ ना मनीष, भले बाहर स्टूडियो के करता हूँ या मुझे लोग बाहर मिलते हैं या फिर मैं बड़े मार्केट गुरु लोगों से बात करता हूँ, सबका एक मानना है फॉरेनर्स आएंगे और मार्केट में और इन्वेस्ट करेंगे, मगर दिसंबर लास्ट वीक में फॉरेनर छुट्टी भी कर सकता है भैया। और प्रियंका, मुझे याद है कि इन्होंने शो में खुद सर ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में अगर नतीजे जैसा बाजार चाह रहा है सरकार के मुताबिक आता है तो एफआईज आएंगे और भाग के आएंगे, और वही हुआ। तो उसके बाद जो बाजार फटा, इतनी बड़ी तेजी जो आ चुकी है मनीष। अब मैं उल्टी आपको एक बताता हूँ रैप करने से पहले, क्योंकि अगले वीक छुट्टी आ जाएगी तो हो सकता है फ्लोज नहीं आए। इस मार्केट इस समय किस भावना पे भाग रहा है कि एफआईज आएंगे जो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आ रहे हैं मगर वो छुट्टी के बाद है। क्रिसमस है भाई, छुट्टी करने दीजिए। थोड़ा सा लंग पीरियड वैसे भी साल के एंड में हो जाता है जी, छुट्टी पे जाने दीजिए, क्रिसमस मनाने दीजिए उनको, न्यू ईयर पे जाने दीजिए, अगले साल बात करेंगे। आप भी थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा सा लंग पीरियड हो सकता है, बट कन्विक्शन कहीं से भी वीक नहीं हुई है इंडियन मार्केट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए, और साथ ही पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज ये खास चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चलिए कमिंग बैक टू मार्केट, इस वक्त क्योंकि 21,200 के नीचे भी हम स्लिप हुए हैं, और इनफैक्ट क्विकली एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स होने क्या चाहिए। उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लंबी चर्चा हो गई है, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं फिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए क्विकली शरद के पास चलते हैं, खास सेगमेंट खबर गरम है। शरद बताएं कौन सा स्टॉक पर नजर रखनी है?
जी बिल्कुल, पेपर स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाले हैं, जैसे कि TNPL, वेस्ट कोस्ट पेपर, और यहाँ पे हमें डीलर से पता चल रहा है कि HNI बाइंग देखने मिल रही है कुछ काउंटर्स में। हमने खुद चैनल चेक्स किया और यहाँ से पता चला कि जो कॉरुगेटेड पेपर सेगमेंट है वहाँ पे जो प्राइस हाइक ली गई है लगभग 3 से लेकर 6% तक, और ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ली गई है। अब ये कॉरुगेटेड पेपर जो होता है वो पैकेजिंग में यूज़ होता है, जो ब्राउन रंग का पैकेज देखते हैं मोस्टली, तो वो एक कॉरुगेटेड पेपर होता है, और ये जनरली ई-कॉमर्स या कोई बड़े ऑर्डर्स आप लेते हैं ई-कॉमर्स के, तो उसमें वो देखा जाता है। ऑफ कोर्स जो प्राइस हाइक जो है ये जनवरी के महीने के लिए है, और ओवरऑल अगर पल्प प्राइसेस की बात करें तो वो भी अप ट्रेंड में है, ग्लोबली भी जो है ये आंकड़े ऊपर हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी सप्लाई चेन इश्यूज हुई है तो उसके कारण जो है बेनिफिट इंडियन पेपर कंपनीज को भी मिलता है। और इम्पॉर्टेंटली ये जो सारे सेगमेंट में जो इम्पोर्टेंट डिमांड बढ़ रही है ये सेकेंड हाफ में FY24 में देखने मिल सकता है, क्योंकि इसके अलावा अच्छी डिमांड जो है आपके ऑफिसेज और स्कूल से भी देखने मिलती है। तो दिसंबर के एंड में ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिनेगोशिएट होते हैं, तो इसके कारण जो है कॉरुगेटेड पेपर सेगमेंट में जो है एक प्राइस हाइक देखने मिला, ये हमने जो है डीलर से पता किया है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। पेपर स्टॉक्स पर आपको HNI इंटरेस्ट दिख रहा है इस वक्त, वहां पर नजर जरूर बना के रखें। क्विकली एक बार कुछ स्टॉक्स का चेक ले लेते हैं और इनफैक्ट BTST ट्रेड्स भी ऐड करते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास जो है। कुणाल, क्विकली आपके यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे, BTST कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स, और अगर आपको भी पेपर स्टॉक में कहीं इंटरेस्ट दिख रहा हो तो यू कैन ऐड देम। वेल, BTST नहीं, मैं एक STBT यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। स्टॉक है नौकरी करके, जो आज के दिन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है आली चार्ट पे। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5002 के अराउंड। शॉर्ट करके चलने की सलाह है। ऊपर में हमारा जो एसएल रहेगा 5075 का रहेगा, 1.5% का एसएल है। टारगेट की बात कर लेते हैं, टारगेट नीचे 4940 का है, और जैसे ये ब्रेक होता है नीचे 4850 तक के भी लेवल हमें स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नौकरी में हम STBT करके चल सकते हैं। ओके, नौकरी में आप STBT करेंगे यहाँ से, यानी सेल करेंगे और कल इसे बाय करेंगे। सुदीप, आप कैसे प्ले आउट कर रहे हैं, आप अप्रोच क्या रखेंगे यहाँ से, STBT, BTST, या फिर आपको कोई पॉसिबल ट्रेड अवॉइड करना है अभी? मुझे एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है थोड़ा वीक है ज्यादा, वो है UPL। अब UPL में हमने देखा था कि एक ऑलरेडी ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, वहां से पिछले कुछ दिनों में हमने एक रिवर्सल भी देखा, पर अगर लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखें तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो आज का जो फॉल है ये अब एक जो लोअर टॉप है उसको एस्टैब्लिश करा है। तो यहाँ से 580 के स्टॉप लॉस के साथ 555 के टारगेट के लिए UPL को सेल किया जा सकता है। और साथ ही में जो मैंने ओपनिंग कमेंट्री में जो शेयर किया था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 755 के आसपास, जो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 760 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं उसी को BTST के हिसाब से कंटिन्यू करके जाना चाहूंगा, बिकॉज इतने बड़े फॉल के बाद भी इनफैक्ट ये स्टॉक में आधा % तेजी आई है ये लास्ट 1 घंटे में। तो ये स्टॉक में मैं BTST करके जाना चाहूंगा और UPL में STBT। UPL आज इनफैक्ट सरप्राइजिंगली टॉप स्ट्रेंथ, मतलब टॉप 10 में था जब इनिशियली जब मार्केट खुली है, क्योंकि इसमें फंड रेजिंग की भी कुछ न्यूज़ थी, लेकिन वहां से जो स्लिप हुआ 5% की गिरावट आप दिख रहे हैं। बैंक्स इतने वीक आपको नहीं दिख रहे हैं, और इसी वजह से बैंक्स में आपको एक बैंक का ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड यहाँ से दिखता है। ठीक है जय, आपकी ट्रेड्स? जय, आपके कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या हैं आज के? STBT पर मेरा राय रहेगी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर 1412 की प्राइस है अराउंड। मुझे लग रहा है यहाँ से 1370 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं कल के दिन में, और यहाँ से स्टॉप लॉस रखना हो तो 1444 के स्टॉप लॉस के तौर पर रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है 50 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और 100 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है डाउन साइड पर। सो ये स्टॉक को शॉर्ट करने की राय दूंगा, और जो AB कैपिटल ऑलरेडी शॉर्ट पर दिया हुआ है वो अच्छा कैरी ऑन हो रहा है, तो उसको भी STBT के तौर पर हम लेके चल सकते हैं। फटाफट कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ पर तेज गिरावट देखने को मिली है। जील देखिए, जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक देखिए, दिन के निचले स्तर के आसपास करीब 10% गिरावट अभी देखने को मिल रही है। काफ़ी तेजी से नीचे आया है शेयर, अभी थोड़े पहले 10% के आसपास कमजोर था, अभी करीब 7.5% गिरावट आ रही है। अब आप चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक्स देखिए, तेजी से गिरावट यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है, शेयर दिन के निचले स्तर के आसपास है। तमाम मैं FNO के स्टॉक्स बता रहा हूँ, देखने की कोशिश करेंगे क्या किसी में STBT हो सकता है, क्या चंबल फर्टिलाइजर देखिए क्या गिरावट बढ़ी है। RVL बैंक का चार्ट देखिए, वहाँ भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट आती हुई दिख रही है। और पिरावल इंटरप्राइजेस का चार्ट देखिए, तीनों स्टॉक्स की मैंने जय बात की, 4 स्टॉक्स मैंने बात की, चारों के 4 स्टॉक्स देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास है। ये वो चारों स्टॉक्स हैं जिसमें हमने पिछले दिनों अच्छी तेज़ी देखी थी। क्या इसमें से कोई शेयर STBT किया जा सकता है?
पीरामल एंटरप्राइज मुझे पहला लग रहा है यहाँ से मुझे 886 का जो सपोर्ट था उसको ब्रिज करके डाउनसाइड पर आज वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। सो 880 के अराउंड अभी भाव चल रहा है। मुझे लग रहा है जो गैप अप प्रीवियस जो गैप थी अराउंड 880 837 से 880 तक की, सो वो गैप फिल हो सकती है डाउनसाइड पर। तो 840 तक के टारगेट आते हुए पीएल पीरामल एंटरप्राइज पर हम देख सकते हैं आने वाले दिन में। दूसरा जो आरबीएल पर मुझे मेरा लग रहा है बैंकिंग सेक्टर में जो ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुके थे उसमें से आरबीएल बैंक वन ऑफ द कैंडिडेट था। काफी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में आते हुए देखा था। यहाँ से फॉल ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा, अराउंड 256 257 तक का छोटा सा एक फॉल आते हुए दिख रहा है। सो उस छोटे से फॉल के लिए ये स्टॉक को शॉर्ट के चल सकते हैं बिकॉज वहां रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। बहुत सालों बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, तो मुझे लग रहा है वो सपोर्ट काफी अहम होगा 256 257 के रेंज का। सो आरबीएल बैंक एंड पीरामल एंटरप्राइज दोनों को शॉर्ट करके जाने की सलाह है। ट्रेंड तो आपको दिख ही रहा है, जिन स्टॉक्स में अच्छी बढ़त पीछे आई है वहां पर क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड दिख रहा है, और जो नहीं चले हैं, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है वहां पर आप देखें तो वो वीक नहीं हुआ है। आप वोल्टास को देखें, सुबह से इसमें स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है, अब टेक्निकल लेवल्स भी इसके फेवर में है। इनफैक्ट आरएसआई कई सारे स्टॉक्स में 80 के पार थी। ये बात हम लगातार कह रहे थे कि टेक्निकल्स तो साइन दे ही रहे हैं कि आप ओवरबॉट हैं, लेकिन बाजार में जब तक लिक्विडिटी है, मोमेंटम है, और तब तक आपको स्टॉक्स दिख रहे थे। एक डिप के बाद क्या रीइनिशिएट लॉन्ग्स में करना चाहिए, कब करना चाहिए, लगातार हम बात करें। लेकिन वोल्टास जैसे स्टॉक्स जो है, क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं या एक बार के लिए बुक कर ले इन्हें, फिर से इसमें रीइनिशिएट करेंगे, री एंटर करेंगे? सुदीप, इफ यू कैन हियर मी। वोल्टास ये तो एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आई थिंक ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है इसको कैरी करके जा सकते हैं। भले आज थोड़ा ऊपरी स्तर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, बट अगर इसके चार्ट यदि हम देखें तो स्टॉक अपना जो एक इंटरमीडिएट स्विंग रेजिस्टेंस था सितंबर का 910-14 के बीच का, ये अब उसके ऊपर क्लोज दे रहा है, और मुझे लग रहा है एक आध दिन शायद से कल कंसोलिडेट भी करेगा। पर ये मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर इसको होल्ड करते हैं तो 903 के स्टॉप लॉस से 960 975 के टारगेट्स मुझे लग रहा है इस पे आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। बट थोड़ी पोजिशंस थोड़ी लेवरेज थोड़ा कम रखना चाहिए, बट ट्रेंड में ये स्टॉक है तेजी की तरफ। और राइट, तो इसमें आप इस वक्त गेन्स तो एरोड कम्प्लीटली हो रहे हैं, जिनमें अच्छी मूव आई है, और इनफैक्ट आज पिछले 9 महीनों में निफ्टी की बिगेस्ट सिंगल सेशन स्लम्प भी है जो गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप में भी आप देखें, मिड कैप 100 में भी वो भी बिगेस्ट सिंगल सेशन डिक्लाइन दिख रहा है इन 3 मंथ्स। तो आज क्लियरली, और अक्टूबर लो से जितने भी हमने गेन्स देखे हैं जिन स्टॉक्स में, वहां पर और जिनमें ज्यादा आए हैं उनमें हैमरिंग आपको ज्यादा दिख रही है, और इसीलिए इस लिस्ट में आपको पीएसयू स्पेशली मिड कैप ब्रॉडर मार्केट से स्टॉक्स काफी सारे दिख रहे हैं, और उनमें पीएसयू के कई सारे नाम हमने पहले भी बताए, पीएफसी, आरसी, इनमें एक बड़ी स्लंप आपको दिख रही है। ईआईएल जैसे काउंटर्स, जो सरकारी काउंटर्स जिनमें अच्छी एक साइड मूव आई है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो बिगेस्ट लूजर्स आज के दिन में रहे हैं उनमें बैंक्स में कहीं ना कहीं येस बैंक जैसे काउंटर्स भी ब्रॉडर मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप 100 तो अपने इनफैक्ट हाई से लगभग 1300 पॉइंट स्लिप हुआ, उसके बाद और फर्दर इनफैक्ट स्लाइड हुआ है। बैंक्स निफ्टी को देखें तो आप 21,100 के पास, इनफैक्ट 21,100 से भी नीचे अभी स्लाइड हो रहे थे। एक बार क्विकली एक सपोर्ट कहाँ होना चाहिए, इस पर बात हो रही है। हालांकि कॉशियसनेस अभी बाजार पर जरूर है, और शॉर्ट ट्रेड्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी आप देखें 650 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद होने की तैयारी कर रहा है। 47,200 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। जो बड़ी आज जो जिन से सबसे ज्यादा जो लूजर साइड पे थे, जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ खींचा, उनमें कई सारे अडानी स्टॉक्स थे, स्टील काउंटर्स में टाटा स्टील जैसे काउंटर्स थे, आईटी के काउंटर्स जहां स्ट्रेंथ मॉर्निंग में दिखा रहे थे, बाद में वहां पर स्ट्रीम लूज हुई है, और इनफैक्ट उनसे भी गिरावट बढ़ी है। यूपीएल जैसे काउंटर 4.5% 4.5% की गिरावट वहां दिख रही है। मारुति जैसे काउंटर्स वीक हुए, एलएनटी जैसे काउंटर जहां थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी वो बाद में फिर वीक हुए, और बैंक्स में आपको आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स आपको वीक दिखे। तो बहुत ज्यादा बड़ी आपको इंडेक्स पे गिरावट धीरे धीरे ग्रेजुअली जरूर बढ़ती हुई दिखाई है, लेकिन 1.5% की गिरावट इस वक्त आप निफ्टी पे देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट कंपैरिजन में निफ्टी पर इस वक्त 8% की गिरावट, बैंक निफ्टी पर लगभग 1.25% की गिरावट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्रॉडर मार्केट में कई सारे स्टॉक्स हैं जो 8-9% की गिरावट के साथ इस वक्त क्लोजिंग दे रहे हैं, और उनमें मेजरली एनर्जी स्पेस के स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्पेस के कई सारे स्टॉक्स हैं, और इनफैक्ट अगर टॉप लूजर्स इस वक्त मिड कैप की बात करें तो उसमें
बीबी फिनटेक जैसे काउंटर्स इस वक्त दिख रहे हैं प्राइवेट स्पेस से, आदित्य बिरला फैशन जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, आदित्य बिरला कैपिटल जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, स्कॉट्स कुबोटा जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं और इनफैक्ट स्टॉक्स दिख रहे हैं टाटा टेली जैसे, जिनमें आपको बड़ी गिरावट इस वक्त दिख रही है। लेकिन ये एक डिप हो सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग का एक दिन हो सकता है, इसे इस तरह से देखना चाहिए। एक्सपायरी भी थी आज बैंक निफ्टी की, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, थोड़ा वॉचफुल रहना होगा। और इस हफ्ते में ही, क्योंकि पीसीई का डेटा यूएस मार्केट से भी आना है, वो एक बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो एक गाउज होगा कि फेड आगे रेट कट्स को लेकर क्या आगे डायरेक्शन लेता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। बाजार तो ऐसा लग रहा है थैंक गॉड बस बंद हो गया मनीष, क्योंकि जिस तरह से गिर रहा है, सीढ़ियां नीचे की तरफ चलता आ रहा है, आपको लग रहा है जल्दी ही बंद हो जाए। अच्छा हुआ बंद हो गया, बंद हो गया। कम से कम ये हुआ कि बंद हो गया तो कम से कम अब सुकून है। हाँ, देखना होगा, कल की तैयारी देखते हैं। लेकिन वही मुझे वही करवानी है और मुझे ही हो रहा है कि सुकून मेरा होने वाला है, इसलिए कि कई दर्शक होंगे जिनको अच्छा मुनाफा हो रहा था। और पिछले एक हफ्ते से जो लगातार मैं टीज में ये कहता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन दर्शकों को मुनाफा हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, जो हमने लाइन रखी है, कि आप उसमें से थोड़ा मुनाफा ले लीजिए। देखने का क्या फायदा है मुनाफा जब तक घर में या जेब में ना है। हाँ, तो वही तो देखते हैं। कुछ सवाल तो ऐसे आए होंगे कि जिनको हो सकता है नुकसान हो रहा हो, तो थोड़ी चिंता बढ़ी है। और ब्रेक के बाद कल की तैयारी में तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। ठीक है।